हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे जो है वन दरोगा की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं, जिसमें हमने क्लास 10th की एनसीईआरटी अब शुरू कर ली है। जिसमें हमने पहला चैप्टर आपका जो है कल यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, जो कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण था। तो इसमें हमारी जो है वन दरोगा की एक और क्वेश्चन सीरीज चलती है, जो कि आपको शाम को यहाँ पे हम जो है चैनल पे अपलोड कर देते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप वो सीरीज़ भी देख रहे होंगे, क्योंकि वहाँ से जो है आपके काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी में जो है हमने क्लास 9th की एनसीईआरटी कवर कर ली है, और 9th की जो हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ ली है। तो चलते हैं आज क्लास 10th का जो है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, तो दूसरा चैप्टर आपका यह आता है। तो देखते हैं, पहले चलते हैं अम्ल पे, यानी एसिड जो आपके होते हैं इनको पढ़ते हैं। तो देखिए, एसिड जो बेसिकली होते हैं, अगर एसिड की बात करें तो ये पहले स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, तो जो एसिड होता है उनका स्वाद खट्टा होता है। दूसरा आता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई नीला लिटमस है, लिटमस पेपर होता है आपका, ठीक है, तो लिटमस पेपर होता है तो ये नीले लिटमस को आपका लाल कर देते हैं। ठीक है, अगर लाल लिटमस होगा तो आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन नीला लिटमस होगा तो ये आपका जो उसको लाल में परिवर्तन कर देते हैं। अगला पॉइंट आता है आपका, ये जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देते हैं, यानी H प्लस आयन देते हैं आपके जलीय विलयन में। ठीक है, अगर एसिड की बात करें तो आपके जो है ये यहाँ पे H प्लस आयन देते हैं। नेक्स्ट आता है, एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, इसका अर्थ है खट्टा। ठीक है, तो एसिड का मतलब बेसिकली यहाँ पे खट्टा होता है। अब यहाँ पे अम्ल देखते हैं, एसिड जो आपके प्रबल एसिड होते हैं, तो देखते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो HCl आ गया, H2SO4 और HNO3। ठीक है, तो HCl आपका जो हो गया आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद H2SO4 आ जाता है आपका। तो दोस्तों आप यहाँ पे जो देख सकते हैं, ठीक है, तो जो आपका HCl होता है, ठीक है, HCl यानी आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगर इसकी जो है यहाँ पे क्रिया कराते हैं तो अगर HCl को देखें तो ये जो है आपका, अगर वाटर में इसकी जो है यहाँ पे वाटर में मिक्स करते हैं तो ये आपका H पॉजिटिव आयन देता है और आपका जो है Cl निगेटिव आयन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पॉजिटिव आयन यहाँ पे दे रहा है, तो इसलिए इसको जो है एसिड कहते हैं। ये आपका यहाँ पे जो है पॉजिटिव आयन देते हैं, ये इसका प्रमुख गुण होता है। ठीक है, जलीय विलयन में। नेक्स्ट आता है आपका H2SO4, यानी H2SO4 को जो है सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, और ये आपका जो है इसको जो है एक और नाम है इसका, किंग ऑफ एसिड। अगर बात करें किंग ऑफ एसिड किसको कहते हैं तो वो आ जाता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। तो H2SO4 में भी आपका जो है H पॉजिटिव आ जाता है और SO4 2 निगेटिव आयन यहाँ पे मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका HNO3। ठीक है, तो जो HNO3 होता है उसको देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का ये पॉजिटिव आयन देता है और NO3 का निगेटिव आयन यहाँ पे देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे आ जाता है आपका दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो जो दुर्बल अम्ल होते हैं यानी आपके जो वीक होते हैं, ठीक है, वीक एसिड जिनको बोलते हैं, तो वीक एसिड में बात करें तो यहाँ पे आ जाता है आपका CH3COH, लैक्टिक अम्ल हो गया, और आपका ऑक्जेलिक अम्ल यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, CH3COOH। तो इस प्रकार से ये आपके यहाँ पे हो जाते हैं। प्रबल अम्ल ये हो गया, आपके दुर्बल अम्ल ये हो गए, दोनों आपको याद रखने। नेक्स्ट आ जाता है आपका सांद्र अम्ल। अब देखते हैं सांद्र अम्ल किसको बोलते हैं, तो जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल जो है अल्प मात्रा में होता है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे कह दें HCl को मान लें तो ठीक है, तो इसमें जो है आपका जल अगर कम मात्रा में मिलाया जाए तो ये आपका जो है यहाँ पे सांद्र अम्ल कहलाएगा। ठीक है, तो सांद्र अम्ल इसलिए कहलाएगा क्योंकि ये विलयन आपका कम होता है, और जो ये आपका अम्ल होता है वो इसमें ज़्यादा मात्रा में होता है। नेक्स्ट आता है तनु अम्ल। तनु अम्ल की बात करें तो जिसमें अम्ल जो है कम मात्रा में होता है और जल जो है अधिक मात्रा में होता है। अगर इसी में बना दें HCl और इसमें जो है H2O, अगर ये ज़्यादा मात्रा में है पानी यहाँ पे जलीय विलयन और अम्ल कम मात्रा में है, तो ये आपका जो है तनु अम्ल कहलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट आता है आपका क्षार। ठीक है, यानी क्षारक। तो क्षारक ये स्वाद में जो आपके कड़वे होते हैं। ठीक है, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अगर लाल लिटमस होगा तो ये इसको नीला कर देंगे, लेकिन नीला लिटमस होगा तो ये नीले को नीला ही रहने देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है प्रबल क्षारक। तो प्रबल क्षारक की बात करें NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आता है आपका KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक और है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है ये होते हैं, और ये जो है जल में निगेटिव आयन देते हैं, OH निगेटिव आयन देते हैं। अगर इसकी बात करें NaOH की, अगर इसकी जो है जल से क्रिया कराते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये आपका Na पॉजिटिव आयन होगा, और जो आपका
OH होगा ये आपका जो है निगेटिव आयन यहाँ पे देता है। इसी की बात करें अगला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये आपका जो है पोटेशियम पॉजिटिव होगा और जो आपका OH आयन होगा ये आपका निगेटिव आयन यहाँ पे देता है। तो इस प्रकार जो है आपका ये क्षार कहलाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका दुर्बल क्षारक। अगर दुर्बल क्षारक की बात करें तो ये आपका अमोनिया का जो ऑक्साइड होता है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो ये आपका जो है दुर्बल क्षार होता है, ठीक है। तो अगर प्रबल क्षार की बात करें तो प्रबल क्षार आपके जैसे ये हो गया NaOH KOH हो गया, आपका CaOH हो गया। और दुर्बल क्षारक की बात करें तो ये आपका दुर्बल क्षारक होता है, ठीक है, NaH4OH। अगर इसको भी वो करें जल से क्रिया कराएं तो NH पॉजिटिव आयन देता है और जो है आपका OH निगेटिव आयन देता है। अब देखिए दुर्बल क्षार इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह जो है आपका कम मात्रा में यहाँ पे OH निगेटिव आयन देता है। अगर इसकी बात करें तो ये आपका जो है अधिक मात्रा में OH निगेटिव आयन यहाँ पे देता है, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्षार। तो देखिए क्षार यानी एल्कली, तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अगर क्षार की बात करें तो जो जल में घुलनशील होंगे क्षारक उनको क्षार कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका लवण, ठीक है। लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। अगर बात करें परस्पर अभिक्रिया, अगर इसको जो है डिफाइन में लिखें तो यहाँ पे आ जाता है आपका अम्ल प्लस क्षारक। तो अम्ल और क्षार जो है आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल यहाँ पे निर्माण करते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपका फॉर्मूला भी होता है एसिड प्लस बेस यानी क्षार हो गया आपका इक्वल टू, यानी ये बनाएंगे आपके लवण यानी सॉल्ट प्लस जल, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आ जाता है, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, इसके उदाहरण देख सकते हैं आप NaCl और आपके KCl होते हैं, ठीक है। यानी आपका आ जाएगा सोडियम क्लोराइड और आपका जो पोटेशियम क्लोराइड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप NaCl। अगर NaOH की बात करें, NaOH हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है, ये NaOH है। अगर इसको जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ये आपका हो गया क्या, क्षार हो गया, और ये आपका जो है अम्ल है जो कि मैंने अभी बताया था। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्षार, ये हो गया आपका एसिड। तो ये जो है बेसिकली आपका NaCl, यहाँ पे Na हो गया, ये Cl हो गया, ठीक है। और जो है आपका यहाँ पे जल बनाता है। तो इस प्रकार से ये आपका लवण कहलाता है, यानी इसको न्यूट्रल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है यहाँ पे H2O यानी आपका पानी यहाँ पे देगा। तो इस प्रकार से जो है अम्ल और क्षार आपस में जो है क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। तो उदाहरण के लिए NaCl हो गया। अगर अब यहाँ पे लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोराइड की बात करें, ठीक है, तो ये आपका जो है NaOH से अगर इसकी क्रिया कराते हैं, ठीक है, तो ये आपका जो है बेसिकली यहाँ पे NaCl यहाँ पे लवण बनेगा और जो है आपका यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड यहाँ पे जो है आपकी यहाँ पे गैस रिलीज हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका बनता है। अगला आता है सूचक। तो सूचक जो आपका इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर की बात करें, आपका सूचक किसी दिए गए विलयन में जो है अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाते हैं, जिससे जो है इनकी रंग या जो आपकी गंध होते हैं अम्लीय या क्षारक के माध्यम में बदल जाते हैं। तो बेसिकली आपका सूचक वो होते हैं, जैसे कोई भी पदार्थ है, ठीक है, अगर उसको आप किसी विलयन में मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, विलयन की जो है वहाँ पे या तो आपके अम्ल की गुण प्रदर्शित करेगा या तो आपके क्षार के गुण प्रदर्शित करेगा। तो ये गुण बेसिकली इसके डालने से होगा, ठीक है। तो जो आपका सूचक अगर इसमें डालेंगे तो अम्ल के यहाँ पे ये खट्टा होगा तो ये आपका अम्ल के गुण प्रदर्शित करेगा। अगर आपका कड़वा वगैरह होता है तो ये आपका जो है क्षार के गुण यहाँ पे प्रदर्शित करेगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आ जाता है आपका सूचक के प्रकार। तो देखिए यहाँ पे सूचक के प्रकार दिए गए हैं। पहला आता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा आता है कृत्रिम सूचक, तीसरा आता है गंधीय सूचक। तो प्राकृतिक सूचक में आपके ये पौधों में पाए जाते हैं, दूसरा आ जाता है ये लिटमस हो गया, लाल पत्ता गोभी, इनमें पाए जाते हैं, तीसरा आ जाता है आपका जैसे पौधों के फूल हल्दी वगैरह में पाए जाते हैं। अगर कृत्रिम सूचक की बात करें तो कृत्रिम सूचक जो यानी बनाए जाते हैं, ये आपके जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसा मेथिल ऑरेंज हो गया और आपका फिनोल्फेथिन हो गया, ठीक है। तो गंधीय सूचक की बात करें तो इन पदार्थों की गंध या अम्लीय जो है क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, जैसा आपका प्याज हो गया, लौंग वगैरह हो गया। तो बेसिकली इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सूचक की बात करें तो लिटमस, ठीक है, सूचक आपका लिटमस है, यानी ये आपका इंडिकेटर है, ठीक है। अगर सूचक को जो है यहाँ पे अम्ल के साथ यहाँ पे क्रिया कराते हैं तो ये आपका जो है लाल रंग देता है, और अगर क्षार के साथ कराएं तो ये आपका जो है नीला रंग प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से दूसरा सूचक आता है आपका लाल पत्ता गोभी का रस। अगर लाल पत्ता गोभी आपकी उसका रस है
तो जो अम्ल के साथ ये लाल रंग देगा और क्षार के साथ ये जो है यहाँ पे हरा रंग देगा। तीसरा आ जाता है हल्दी। हल्दी की बात करें तो हल्दी आपका पता है आपको जो है अगर अम्ल में डालेंगे तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, और अगर क्षार में अगर हल्दी को डालें तो ये आपका जो है लाल रंग यहाँ पे प्रदर्शित करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बताते जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका हाइड्रेजिया के फूल का रस। तो इसका फूल का रस जो है अम्ल के साथ नीला कलर देता है और आपका क्षार के साथ यहाँ पे गुलाबी कलर देता है। अब अगला आ जाता है कृत्रिम सूचक, ठीक है। तो कृत्रिम सूचक की बात करें तो फिनोल्फेथिन होता है आपका, ये जो है रंगहीन, यानी आपका नो चेंज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कोई बदलाव नहीं होगा, नो चेंज, यहाँ पे आपका चेंज नहीं होता है। और अगर क्षार की बात करें तो ये आपका गुलाबी रंग यहाँ पे देता है। दूसरा आ जाता है आपका मेथिल ऑरेंज। तो मेथिल ऑरेंज जो है अम्ल में लाल रंग प्रदर्शित करता है और क्षार में पीला रंग प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्याज का रंग रस, ठीक है। तो ये आपके गंधीय सूचक होते हैं, यानी इनको गंध द्वारा बेसिकली यहाँ पे हम सूंघ के यहाँ पे इसको प्रयोग कर सकें। अगर प्याज का रस में अगर आप अम्ल मिलाते हैं तो प्याज के रस में जो है तीक्ष्ण गंध आ जाती है, यानी गंध अधिक आती है, तो ये आपका अम्ल का सूचक है। अगर आप किसी पदार्थ को मिलाते हैं तो उससे अगर तीक्ष्ण गंध आती है तो आपकी जो है ये अम्ल होता है, लेकिन अगर कोई गंध नहीं आती है तो ये आपका जो है क्षार होता है। नेक्स्ट आ जाता है वेलिना। तो वेलिनो की बात करें तो आपका वेलिना, इसमें समान गंध रहती है, अम्ल में जो है समान गंध रहती है, और अगर क्षार इसमें डालेंगे तो कोई गंध नहीं आती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लौंग का तेल। तो लौंग के तेल की बात करें तो लौंग का तेल जो अम्ल में होता है यानी एसिड में, इसमें समान गंध रहती है, यानी उसी टाइप की गंध रहती है। और जो अंतिम पॉइंट आ जाता है क्षार, तो क्षार में आपका जो है कोई गंध यहाँ पे नहीं देता है। नेक्स्ट आगे आता है आपका अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण, ठीक है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो आपके अम्ल होते हैं और जो आपके क्षार होते हैं, तो अगर इनसे जो है धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो इनके गुण क्या प्रदर्शित करते हैं। अगर अम्ल के साथ आपकी धातु की अभिक्रिया कराते हैं, यानी धातु के साथ इनकी जो है क्रिया कराते हैं, तो आप जो है यहाँ पे लवण देगा, प्लस आपका जो है हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज करेगा, ठीक है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जिंक, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये तो आपका एसिड है, लेकिन अगर जिंक की बात करें तो जिंक आपकी धातु है। अगर इनकी क्रिया कराते हैं तो ये बेसिकली आपका यहाँ से NaCl2 यहाँ से जो आपका बनेगा लवण बनेगा, ठीक है। ZnCl आपका जो है जिंक क्लोराइड आपका यहाँ से लवण बन जाएगा। जिंक ये हो गया, क्लोराइड हो गया। तो ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे इस प्रकार का यहाँ पे बन जाएगा। दूसरे यहाँ पे जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्षार। तो क्षार की बात करें तो क्षार जो है धातु के साथ अगर क्रिया करती है तो लवण व हाइड्रोजन यहाँ पे बनाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं आप NaOH आपको दिया है, और जो जिंक के साथ अगर क्रिया करते हैं तो ये आपके जो है ZnO2 यहाँ पे देते हैं, जो कि आपका जो है सोडियम जिंकेट होता है, ये लवण होता है, और जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज करते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये आपका जो है अम्ल है, तो इसकी जो है धातु के साथ क्रिया कराने, और ये आपका क्षार है तो क्षार की भी धातु के साथ क्रिया कराने पर ये रिजल्ट हमको मिल रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आपका पॉप टेस्ट। तो पॉप टेस्ट में की बात करें तो हाइड्रोजन गैस में निहित परख नली के पास जब जलती हुई एक मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप गैस की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉप टेस्ट। आगे आता है आपका धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेटों से अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला आ जाता है आपका अम्ल और धातु कार्बोनेट की अगर अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है। तो देखिए अम्ल की अगर HCl आपका अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसकी अगर धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यानी सोडियम का कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये आपका लवण बनता है, NaCl आपका लवण है, ठीक है। और जो है आपका यहाँ पे CO2 गैस रिलीज करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका जो है जल बनाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। अगर अम्ल की जो है धातु बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3, तो इसको जो है बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो ये आपका है सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बन जाएगा, जो कि आपका एक जलीय विलयन बनता है, और यह जो है आपका CO2 गैस रिलीज करता है और H2O यहाँ पे पानी बन जाता है। और अगर क्षार की बात करें यानी बेस की बात करें तो ये आपका कोई क्रिया यहाँ पे नहीं करता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि क्षार जो है धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेटों से क्रिया नहीं करता है। अगला पॉइंट आ जाता है चूने के पानी का टेस्ट। अगर चूने का पानी है आपका, अगर उसका टेस्ट किया जाता है तो देखते हैं यहाँ पे उत्पादित जो आपकी
कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है, ठीक है। तो पानी का कलर जो है आपका दूधिया हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कैल्शियम, यहाँ पे जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, अगर ये आपका लिक्विड विलयन है, इसकी अगर CO2 गैस के साथ यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो ये आपका जो है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे बन जाएगा, सफ़ेद अवक्षेप इसके बन जाएंगे, ठीक है, यानी वाइट बन जाएगा। और ये जो है आपका H2O यहाँ से पानी लिक्विड बन जाएगा। अगला आता है अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर। अगर जो है CO2 अगर अधिक मात्रा में प्रवाहित करते हैं तो ये आपका CaCO3 हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और इसकी जो है जल से अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, और जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो ये आपका जो है सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका जल में घुलनशील होता है। अगला पॉइंट आ जाता है आपका अम्ल व क्षारक की जो है परस्पर अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए इसमें है, अगर आप अम्ल और क्षारक की यानी एसिड और जो आपका बेस होता है इसकी अगर क्रिया कराते हैं तो ये आपका जो है लवण व जल यहाँ पे बनता है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी इसमें बता दिया है। तो अम्ल और क्षार की अगर क्रिया करते हैं तो ये आपका जो है लवण बनता है और आपका जल प्राप्त होता है। तो पहला आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनी अभिक्रिया यानी आपका जो है न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल में बेसिकली ना ही वो अम्ल रहेगा और ना ही आपका क्षार रहेगा। तो देखते हैं, जब अम्ल द्वारा क्षारक को प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो आपका अम्ल होता है और आपका क्षार होता है तो उसकी जो अभिक्रिया होती है तो उसके बाद अगर दोनों ही उतने ही प्रभावशाली होंगे तो जो है उनका प्रभाव बेसिकली आपका समाप्त हो जाएगा, और इसके परिणाम स्वरूप जो है लवण और जल का प्राप्त होता है, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला उदाहरण दिया है NaOH, आपका ये विलयन है आपका, और आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पे अम्ल दिया गया है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया क्षार, ये हो गया आपका एसिड, ठीक है। तो एसिड और क्षार की अगर वो करेंगे तो ये आपका लवण बन गया और ये आपका इसमें जल प्राप्त होता है। तो बेसिकली अगर इसको यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है, उदासीनीकरण, अगर ये आपका इसकी वैल्यू अगर -5 होती है और इसकी वैल्यू +5 होती है तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपका इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और ये आपका जो है यहाँ पे पानी बनाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे उदासीनीकरण होता है। तो अगला पॉइंट आ जाता है आपका, अगर प्रबल अम्ल होगा और दुर्बल क्षार होगा, यानी अम्ल जो है आपका प्रबल है यानी अधिक है, अधिक स्ट्रॉन्ग है, और जो आपका ये है दुर्बल क्षारक, तो ये आपका वीक है, तो जो है अम्लीय लवण होगा, यानी इस लवण जो बनेगा इसका बनेगा, ठीक है, क्योंकि यह इसलिए बनेगा क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग है। अगर इसकी बात करें, ठीक है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे समझाया था तो इसी को यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर प्रबल अम्ल, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे 5 होती है और इसकी वैल्यू दुर्बल क्षारक जो होता है इसकी वैल्यू -3 होती है, तो ये आपका किस में आएगा, ये आपका पॉजिटिव में आएगा, +2। तो +2 आएगा तो ये प्लस किसका आएगा, साइन, प्लस साइन इसका आएगा, ठीक है। तो प्रबल अम्ल बेसिकली ये होता है जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसी का जो है यहाँ पे लवण बनेगा। दूसरा आ जाता है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक। अगर दुर्बल अम्ल की बात करें, जैसे मैंने इसकी वैल्यू बताया था +5 है, और अगर प्रबल क्षार है, ठीक है, यानी ये अधिक है, ये स्ट्रॉन्ग है और ये आपका वीक है, तो इसकी वैल्यू -7 है, तो ये आपका आ जाएगा -2। तो वैल्यू किसकी आ रही है, इसकी आ रही है, ठीक है, -2। तो बेसिकली जो प्रबल होगा उसी का यहाँ पे लवण बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक। अगर दोनों आपके प्रबल होंगे, अम्ल भी प्रबल है और क्षार भी प्रबल है, तो आपका उदासीन लवण यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट आ जाता है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक। अगर दोनों ही आपके वीक हैं तो आपका जो है यहाँ पे उदासीन लवण प्राप्त होता है। अगला पॉइंट आ जाता है अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये धात्विक ऑक्साइड है और इनकी जो है अम्ल यानी एसिड के साथ यहाँ पे अगर क्रिया कराते हैं तो ये आपका जो है लवण बनता है और आपका जल प्राप्त होता है। तो ये CuO आपका जो है धात्विक ऑक्साइड है, ठीक है, कॉपर का ऑक्साइड हो गया आपका, कॉपर ऑक्साइड, और आपका जो है 2HCl, यानी 2 को हटा दो फिलहाल, HCl जो आपका यहाँ पे एसिड है, तो इससे जो हमें प्राप्त होता है CuCl2, ठीक है, कॉपर क्लोराइड प्लस H2O, यानी ये आपका जल प्राप्त होता है। तो ये आपका लवण हो गया और ये आपका जो है यहाँ पे जल प्राप्त हो गया। तो बेसिकली आप अगर अम्लों की धातु की ऑक्साइड के साथ यहाँ पे क्रिया कराते हैं तो ये आपका जो है यहाँ पे लवण उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग जो है नीला हो जाता है, तो यहाँ पे जो है कलर इसका नीला चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। अगर धात्विक ऑक्साइड की बात करें, अगर CuO की बात करें, ठीक है, कोई धातु है ZNO, जिंक के ऑक्साइड है,
या और आयरन ऑक्साइड है आपका FeO। तो बेसिकली जो भी धातु के ऑक्साइड होंगे उनकी प्रकृति बेसिकली क्या होगी, इनकी प्रकृति आपकी क्षारीय होगी। और इसको जो है क्षारीय को एसिड से अगर यहाँ पे क्षार और एसिड को अगर क्रिया कराएंगे तो ये आपका जो है लवण प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, उदाहरण के लिए दिया गया है CO कॉपर का ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका धात्विक ऑक्साइडों की क्षारों के साथ अभिक्रिया। अगर धात्विक ऑक्साइड है, धातु के ऑक्साइड है, अगर उनकी क्षारों के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी, पहले इससे पहले हमने पढ़ा कि अम्ल के साथ अभिक्रिया, अगर क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जैसे आपका CO2 है, ठीक है, ये कार्बन का ऑक्साइड है आपका, ये CaOH यानी आपका ये हो गया क्षार। तो इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये CaCO3 प्लस H2O यहाँ पे देगा, जल हो गया, और ये आपका जो है यहाँ पे लवण प्राप्त होता है। तो लवण की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति जो है आपकी अम्लीय होती है, ठीक है, और तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड की बात करें तो जो आपके धात्विक के ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रवृत्ति है यहाँ पे, प्रवृत्ति में यहाँ पे ये अम्लीय होते हैं। अगला आता है जलीय विलयन और अम्ल और क्षारक, ठीक है। तो जो आपके जलीय विलयन होते हैं उनमें अम्ल और क्षारक बेसिकली किस प्रकार से यहाँ पे जो है क्रिया करते हैं। तो जल की उपस्थिति में जो है अम्ल H+ आयन देते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, शुरू में ही बता दिया था। H+ आयन यहाँ पे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप H+ आयन प्लस H2O, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन की यहाँ पे क्रिया करेंगे तो ये आपका H3O यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। जैसा आपका यहाँ पे दूसरा आ जाएगा HCl आपका क्या है, एसिड है, और आपका H2O अगर पानी के साथ HCl की क्रिया कराते हैं तो ये आपका H3O यानी ये पानी बन जाए, और जो है आपका क्लोराइड यहाँ से बन जाएगा। जल की उपस्थिति में क्षारक जो है OH निगेटिव आयन प्राप्त करते हैं। अगर H2O की अगर क्षारक से यहाँ पे क्रिया कराते हैं, ठीक है, तो जो आपका NaOH होगा, तो इससे क्रिया कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका Na+ आयन देगा, और आपका जो है OH यहाँ पे निगेटिव आयन देगा, ठीक है। तो ये अगर क्षार की बात करें तो क्षारों में बेसिकली आपको ये गुण याद रखना है, OH निगेटिव आयन देता है। और अम्ल की बात करें तो अम्ल जो बेसिकली यहाँ पे H+ आयन देते हैं, ठीक है, जलीय विलयन में। नेक्स्ट आ जाता है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सभी क्षारक जो है जल में घुलनशील नहीं होते हैं। अगर क्षार की बात करें तो सभी क्षार जो आपका जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, और जो भी क्षारक आपके होते हैं, जो भी क्षारक आपके जल में घुलनशील होंगे उनको जो है क्षार बोलेंगे। और सभी क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक जो है क्षार नहीं होते हैं। तो बेसिकली बोल सकते हैं जो सभी क्षारक होते हैं वो क्षार नहीं होते हैं, लेकिन जो क्षार हैं वो क्या है, वो क्षारक का एक हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जल। तो जल के साथ अम्ल या क्षारक मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए, लगातार इसे हिलाते रहने चाहिए, क्योंकि वह प्रक्रिया आपकी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। तो बेसिकली अगर आपका एक इसमें वाटर है, ठीक है, यहाँ पे आपका जल है, और इसमें अगर आपका एसिड है, ठीक है, तो आप इन दोनों को कैसे मिलाएंगे। तो बेसिकली कभी भी जो है जल को एसिड में नहीं डालेंगे, ठीक है, इससे क्या होगा, ये आपका एसिड ऊपर आ जाएगा, यानी आपका मुंह वगैरह जल सकता है। तो बेसिकली क्या करेंगे, एसिड को ही हमेशा किस में डालेंगे, जल में यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। जितनी मात्रा में जल चाहिए होगा उसमें यहाँ पे एसिड डालेंगे, लेकिन पूरा एक साथ नहीं डालेंगे, धीरे धीरे डालेंगे, ठीक है, स्लो मोशन में डालेंगे। तो स्लोली डालेंगे तो क्या होगा, इससे स्लोली डालेंगे तो ये इसमें मिक्स हो जाएगा, डालेंगे उसके बाद हिलाते रहेंगे, फिर डालेंगे हिलाते रहेंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, तो यह प्रक्रिया जो है आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अम्ल हो गया आपका, ठीक है, तो यहाँ पे ये जल हो गया अम्ल। तो ये गलत है आपका, बेसिकली जो एसिड है, एसिड में कभी भी जल नहीं डालना है, जो आपका जल होता है उसमें आपका अम्ल डालना होता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला पॉइंट आता है आपका, सांद्र अम्ल जो है जल में मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्पित होकर बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो जो है अम्ल अगर अम्ल को जल में डालेंगे तो यहाँ पे सही रहेगा, लेकिन अगर अम्ल में जल मिलाएंगे तो ये आपका जो है बाहर आ सकता है, तथा आप जल सकते हैं तो इसके साथ ही, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट आ जाता है आपका, जल को अम्ल में डालने पर, अगर जो आपका जल है उसको अगर अम्ल में डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मिश्रित आस्पित होकर बाहर आ सकता है, और स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। तो जो आपका कांच का बीकर वगैरह होगा वो बेसिकली वहाँ पे टूट सकता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है, तो देखिए अम्ल अगर धातु के साथ मिलाएंगे तो लवण और
जो है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अम्ल को अगर मेटल के साथ यहाँ पे जो है धातु के साथ अगर यहाँ पे क्रिया कराते हैं तो ये आपका जो है लवण देगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज करेगा, ठीक है। और अगर आप लवण प्लस जल को धात्विक ऑक्साइड के साथ यहाँ पे मिलाएं तो आपका जो है यहाँ पे अम्ल की अपक्रिया हो जाती है। तो धातु बाइकार्बोनेटों के साथ जो है अगर लवण को मिलाएंगे, ठीक है, अगर आपका ये आपका अगला आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, और जो आपका जल यहाँ से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप देख सकते हैं क्षारक के साथ, तो क्षारक के साथ मिलाएंगे तो धातु कार्बोनेटों के साथ ये है जो लवण देगा और जो आपके CO2 हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल यहाँ से प्राप्त होगा। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, तो देखिए लवण और H2 यानी हाइड्रोजन, लवण और हाइड्रोजन धातु के साथ यहाँ पे क्रिया करते हैं और धातु बाइकार्बोनेटों के साथ यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं होती है। अगर क्षार की बात करें तो लवण देते हैं ये और जल के जो धात्विक अधात्विक ऑक्साइड के साथ यहाँ पे क्रिया करते हैं, लेकिन धातु बाइकार्बोनेटों के साथ यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो बेसिकली आप मानेंगे अम्लों और क्षार जो होते हैं धातु के कार्बोनेटों के साथ यहाँ पे क्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अम्लों और क्षारकों में समानताएं। तो बेसिकली एसिड होता है आपका जो, और आपका बेस होता है, ठीक है। तो इनमें बेसिकली समानताएं क्या क्या होती हैं, तो जो आपकी सभी में समानता होती है, अम्ल H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करते हैं। तो जो सभी अम्ल होंगे वो आपके एसिड की बात करें तो आपका ये जो है H पॉजिटिव आयन देंगे, लेकिन क्षार की बात करें तो ये OH निगेटिव आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो ये सभी अम्लों में होता है और सभी क्षारकों में होता है। सभी अम्ल आपका H पॉजिटिव आयन देंगे और सभी अम्ल जो है आपका OH निगेटिव आयन यहाँ पे आपको देंगे। नेक्स्ट आ जाता है जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर ये जो है आयन की सांद्रता H3O पॉजिटिव और OH निगेटिव के प्रति जो है इकाई आयतन में कमी हो जाती है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, यहाँ से H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन यहाँ से प्राप्त होते हैं। अगला आ जाता है क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। अब देखते हैं इनकी जो प्रबलता होती है, स्ट्रॉन्गनेस होती है, क्या होती है, ठीक है। तो किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन और OH निगेटिव आयन की संख्या पर निर्भर करती है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कर लिए। तो देखिए किसी क्षार की या अम्ल की प्रबलता, यानी कोई अम्ल है, एसिड है आपका, और आपका कोई बेस है, तो उसकी जो प्रबलता यानी उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस होगी वो आपकी जो है H पॉजिटिव आयन पे यहाँ पे डिपेंड करेगी और आपका OH निगेटिव आयन पे डिपेंड करेगी कि वो कितनी संख्या में यहाँ पे दे रही है। तो किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो सार्वभौमिक सूचक की बात करें यानी आपका जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, ठीक है। तो सार्वभौमिक सूचक जो आपका होता है अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था इंडिकेटर, तो इंडिकेटर में क्या था, इंडिकेटर में उससे ये पता चल रहा था हमें कि जो है यहाँ पे अगर इसमें एसिड डालेंगे तो इसका रंग जो है नीला हो जाएगा, अगर जो है बेस डालेंगे क्षार में मिलाएंगे तो ये इसका रंग जो है यहाँ पे लाल हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये आपका दूसरा जो है सूचक होता है वो आपका सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल आपका इंडिकेटर होता है, जिसमें अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। तो बेसिकली जो ये सूचक होते हैं ये हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को जो है विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका पीएच स्केल। तो पीएच स्केल देखते हैं, किसी विलयन में जो है उपस्थित H पॉजिटिव आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे जो है पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। तो पीएच में पी है आपका पुषांश, ठीक है, यानी पोटेंज आपका जो है पी को बोलें तो पी आपका जो है पोटेंज होता है। यह एक जर्मन शब्द होता है और इसका अर्थ होता है कि शक्ति, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है शक्ति। अगर आपका जो है पीएच मान अगर आपका 7 है तो आपका विलयन का कैसा होगा, उदासीन होगा यानी न्यूट्रल होगा। अगर आपका विलयन का मान जो आपका है ये अगर 7 से कम है तो 7 से कम होगा तो ये आपका जो है अम्लीय विलयन कहलाएगा, और अगर 7 से ज़्यादा है तो आपका ये क्षारीय विलयन कहलाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पीएच स्केल के आपको जो है यहाँ पे मोटा मोटा दिखा देता हूँ। इस प्रकार की एक पीएच स्केल होती है, इसको पीएच स्केल मान लो, ठीक है। तो पीएच स्केल में यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है और जो है यहाँ पे लास्ट पॉइंट 14 तक यहाँ पे बने रहते हैं। तो यहाँ पे बीच का पॉइंट हो गया 7, ठीक है। अगर कोई विलयन जो है 7 पे आता है, ठीक है, उसका पीएच अगर 7 आता है तो आपका ये आपका उदासीन होगा। और अगर आपका 0 है, ठीक है, यानी 7 से छोटा है, अगर 6 आ गया आपका, 5 आ गया, 4 आ गया, तो बेसिकली ये क्या कहलाएगा आपका एसिडीय विलयन कहलाएगा, ठीक है, अम्लीय विलयन कहलाएगा। और अगर इसकी बात करें अगर 14 तक 7 से 14 के बीच है तो ये आपका जो है यहाँ पे क्षारीय विलयन कहलाएगा। तो बेसिकली आपको ये स्केल माइंड में ध्यान रखनी है
जीरो से 7 होगा तो आपका एसिड, यहाँ पे जो आपका एसिड आ जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल आ जाएगा यानी उदासीन, और यहाँ पे जो है आपका बेस आ जाएगा, ठीक है, क्षारीय विलयन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग की बात करें तो एसिड सबसे ज़्यादा, अगर 2 पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, एक अगर यहाँ पे जो है 5 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, तो 5 और 4 में स्ट्रॉन्ग जो है एसिड कौन सा होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो जो आपका 4 वाला है वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पे होगा, लेकिन 5 थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो इसमें जो अगर सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, जिसका जो है 0 यहाँ पे होगा, जिस एसिड का pH 0 होगा वह आपका सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होगा। अगर इसी में बेस की बात करें तो जिस बेस का जो है pH आपका 14 होगा तो वह बेस आपका जो है सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं यह स्किल 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। दुर्बल अम्ल हो गया आपका प्रबल अम्ल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अगर H+ आयन की जो है मात्रा बढ़ेगी तो ये आपका जो है यहाँ से प्रबल अम्ल कहलाएगा यानी स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, लेकिन दुर्बल अम्ल आपका जो है यहाँ पे कम रहती है तो H+ आयन की, ठीक है। तो इसी प्रकार से दुर्बल क्षार, अगर आपका जो OH आयन होते हैं, अगर OH आयन आपके कम है तो आपका दुर्बल क्षार कहलाएगा, और OH आयन अगर आपके ज़्यादा हैं तो आपके जो है यह प्रबल क्षार कहलाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो ये बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति होती है। अगर इस साइड ज़्यादा है तो ये अम्ल आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, और इस साइड है तो आपका जो है अधिक आपका जो है बेस रहेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, आगे आता है आपका दैनिक जीवन में pH का महत्व। अगर pH की बात करें तो आपका दैनिक जीवन में इसके क्या क्या महत्व होते हैं। तो अगला पहला आता है पौधे एवं पशु जो pH के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। तो जो पौधे वगैरह pH होते हैं तो इनके बेसिकली जो pH मान होता है वो लगभग समान मान सकते हैं, ठीक है, एक ही प्रकार का होता है, एक ही रेंज में होता है। दूसरा आता है हमारा शरीर जो होता है 7 से 7.8 परास्त के रेंज के बीच कार्य करता है, लेकिन मनुष्य के शरीर की बात करें pH मान तो 7 से लेकर 7.8 तक जो है इस रेंज होती है। दूसरा आता है आपका वर्षा का जल pH का मान, जो वर्षा का जल होता है उसके pH का मान 5.6 से कम हो जाती है तो यह वर्षा अम्लीय कहलाती है, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा अगर आपको पता नहीं है तो मैंने आपको जो है पहले भी बताया था, ठीक है, जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था, जो 9th का हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने जो है अम्लीय वर्षा को डीपली पढ़ा है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो देखिए अम्लीय वर्षा बेसिकली वो होती है अगर वर्षा के जल के pH मान आपका 5.6 से कम आता है तो यह आपकी अम्लीय वर्षा कहलाती है, ठीक है। इसमें जो है आपके अमोनियम जो ऑक्साइड होते हैं इस प्रकार के यहाँ पे आयन होते हैं। अगला आता है मिट्टी का pH। तो देखते हैं मिट्टी का pH की बात करें, अच्छी उपज के लिए जो पौधे होते हैं उनका pH परास जो है यहाँ पे उनके लिए जो है अच्छे pH परास की यहाँ पे आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी आपकी pH से कम या अधिक होती है तो किसान उनमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय व क्षार मिलाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने देखा होगा अगर मिट्टी की बात करें, कहीं पे बोलते हैं ना ये मिट्टी कम उपजाऊ है, तो कम उपजाऊ होगी तो बेसिकली वहाँ पे अगर एसिड की कमी होगी तो वहाँ पे एसिड मिला देंगे, अगर आपकी बेस की कमी होगी तो वहाँ पे आपका बेस मिला दिया जाएगा। तो इस प्रकार से वहाँ की मिट्टी जो है बनाई जाती है। अगला आ जाता है हमारे पाचन तंत्र में। तो पाचन तंत्र की बात करें तो जो हमारा पाचन तंत्र होता है वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक जो आपका अम्ल होता है यह आपका उत्पन्न करता है, ठीक है। जो हमारा पेट होता है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है और जो भोजन का पाचन में आपकी सहायक होती है। तो अपच की स्थिति में जो है अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है और इसके कारण क्या होता है, उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, pH के कारण परिवर्तन के कारण दंत क्षय, ठीक है। तो आपके जो दांत होते हैं उन पे कीड़े वगैरह लग जाते हैं, ठीक है। कीड़े वगैरह इसलिए लगते हैं क्योंकि जो आपका मुंह होता है उसके जो है उसका जो है pH मान 5.5 से यहाँ पे कम हो जाता है। तो मुंह के pH का मान अगर 5.5 से कम हो जाता है तो आपके जो है दांतों पे का क्षय प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो उस बेसिकली ये होता है 5.5 आपका क्या है pH है, तो ये आपका ये स्केल थी, ठीक है। यहाँ पे ये 7 था, ये 5.5 से कम हो जाएगा तो एसिड यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एसिड बढ़ेगा तो जो है यहाँ पे क्रिया होगी बेसिकली, तो एसिड यहाँ पे अगर बढ़ जाएगा तो आपका जो है यहाँ पे pH मान बढ़ जाता है जिससे दांतों का यहाँ पे क्षय होने लगता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं आप। नेक्स्ट आ जाता है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों की आत्मरक्षा। तो जो आपके पशु होते हैं पौधे होते हैं तो उनमें जो है उत्पन्न रसायनों से कैसे आत्मरक्षा कर सकते हैं। तो जैसे मधुमक्खी होती है, ठीक है, एक डंक एक अम्ल छोड़ता है, तो मधुमक्खी जो आपका अम्ल छोड़ता है तो जिसके कारण क्या होता है, हमें दर्द होता है या अम्ल जो है जलन का अनुभव होता है। तो डंक मारे गए अंग में जो है बेकिंग सोडा का प्रयोग करके इससे आराम मिलता है। तो जो आपका बेकिंग सोडा होता है
उससे बेसिकली इसके यूज में लाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लवणों का पीएच। ठीक है, तो जो आपके लवण होते हैं, लवण पढ़ा था ना हमने अभी कि अम्ल व क्षार मिल के एसिड व बेस आपस में मिलके जो है यहाँ पे लवण बनाते हैं, सॉल्ट प्लस जल यहाँ पे बनाते हैं, तो वही आपका यह आ गया है। ठीक है, तो लवण, अम्ल और क्षार हमने पढ़ लिए हैं। अब आते हैं लवणों के बारे में। तो देखिए, अगर आपका लवण की बात करें, अगर प्रबल अम्ल होगा, प्रबल क्षार होगा, अगर ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका, स्ट्रॉन्ग आपका बेस है, तो ये आपका जो है उदासीन लवण यहाँ पे बनता है। ठीक है, न्यूट्रल बन जाएगा, तो जिसका पीएच मान कितना होगा, 7 होगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रबल अम्ल दुर्बल क्षारक। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है, ये आपका वीक है, तो बेसिकली आपका यही बनेगा अम्ल। ठीक है, तो अम्लीय जो आपका लवण बनेगा वो आपका अम्लीय बनेगा, तो इसका पीएच मान जो है 7 से कम होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रबल क्षारक दुर्बल लवण, दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो अगर आपका क्षार प्रबल है, यानी आपका जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग है, और जो आपका अम्ल है ये आपका एसिड जो आपका वीक है। ठीक है, वीक एसिड है, तो बेसिकली इससे जो है क्षारकीय लवण बन जाएगा, यानी क्षारकीय लवण बोल सकते हैं आप, इसका लवण बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका पीएच मान जो है आपका 7 से ज़्यादा होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है साधारण नमक से रसायन। तो देखिए, जो साधारण नमक होते हैं उससे किस प्रकार से यहाँ पे रसायन वगैरह बनते हैं। तो पहला आता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, NaOH। दूसरा आ जाता है आपका विरंजक चूर्ण। तीसरा आ जाता है आपका बेकिंग सोडा, धोने का सोडा हो गया आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। तो इस प्रकार से इनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला आता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में, अगर इसका आपका जलीय विलयन होता है, जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसका अगर जो आपका जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में जो है क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो बेसिकली अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया किसको कहते हैं, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया प्रक्रिया आपकी वह होगी जिसमें आपका सोडियम क्लोराइड आपका जलीय विलयन में आपका जो है विद्युत प्रवाहित करने पर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, आपका जो है आपका ये सोडियम क्लोराइड हो गया, जो आपका जलीय विलयन हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये आपका जो है NaOH, यानी जो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है, आपका क्लोरीन गैस के रूप में छोड़ता है, और आपका जो है जो आपका हाइड्रोजन होता है उसको भी यहाँ पे गैस के रूप में रिलीज करता है। तो जो आपके एनोड होती है, एनोड पर जो है आपकी क्लोरीन गैस यहाँ पे बन जाएगी, और कैथोड की बात करें तो कैथोड पर आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बन जाती है, और जो कैथोड के पास होता है वो NaOH का विलयन यहाँ पे प्राप्त हमें होता है। तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगर इसके उपयोग की बात करें तो हाइड्रोजन जो है ईंधन मार्गरी के रूप में यहाँ पे कार्य करता है। ठीक है, ईंधन वगैरह के रूप में यहाँ पे कार्य करता है। नेक्स्ट आता है क्लोरीन। तो क्लोरीन की बात करें तो ये जल की स्वच्छता वगैरह होती है। ठीक है, तो जो आपकी जल की स्वच्छता होती है, आपकी देखा होगा आपने, अगर आपके घर में टंकी वगैरह होगी, ठीक है, पानी की, तो उसमें बेसिकली क्लोरीन मिला देते हैं ताकि जो है जल आपका स्वच्छ हो सके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका PVC। अगला आ जाता है CPC। ठीक है, तो यह CPC आ गया आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन में बेसिकली आपका यूज होता है। अगला आता है HCl। ठीक है, तो HCl बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी जो है इस्पात की सफाई, तो इस्पात धातु है, तो इसकी जो है सफाई करने में इसका उपयोग होता है, औषधियाँ वगैरह में इसका उपयोग होता है। अगला आता है NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका उपयोग बेसिकली आपका जो है धातुओं से जो है आपका ग्रीज हटाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, आपका कागज़ बनाने के लिए उपयोग होता है। नेक्स्ट आ जाता है विरंजक चूर्ण। तो देखिए, अगर आपका क्लोरीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से आपका क्रिया कराते हैं तो ये आपका जो है विरंजक चूर्ण बनाता है। उसके बाद जो है विरंजक चूर्ण घरेलू विरंजक, वस्त्र विरंजक के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो विरंजक चूर्ण के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है विरंजक चूर्ण। तो शुष्क बुझे हुए चूने पर जो है आपका क्लोरीन से क्रिया कराने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं, ये आपका शुष्क बुझा हुआ चूना है, इस पर अगर क्लोरीन की क्रिया करते हैं तो ये आपका विरंजक चूर्ण कहलाएगा। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला आ जाएगा आपका CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका जो है बेसिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका कैल्शियम का ऑक्साइड हो गया और ये आपका क्लोरीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इस प्रकार से यहाँ पे। तो इसका उपयोग जो होता है वस्त्र उद्योगों में सूती एवं लिनेन के विरंजक के लिए होता है। ठीक है, तो जो आपके सूती वस्त्र वगैरह होते हैं इनके विरंजक के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है कागज़ की फैक्ट्री में जो आपकी लकड़ी होती है
या मज्जा होती है, ठीक है, तो इसके व्यंजक के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अगला आता है रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के लिए। अगर अपचायक की बात करें तो अपचायक के लिए यह बेसिकली यहाँ पे व्यंजक चूर्ण का उपयोग होता है। नेक्स्ट आता है पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में यह आपका प्रयोग किया जाता है। अगला आ जाता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा जो है आपका NaCl से यानी सोडियम क्लोराइड से आपका जो है बेकिंग सोडा किस प्रकार से बनता है। तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड से अगर आपको पानी से क्रिया कराते हैं, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दें और आपका जो है यहाँ पे NH3 यानी आपका अमोनिया यहाँ पे डाला जाता है, तो बेसिकली है आपका NH4Cl यहाँ पे बना देगा और आपका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा आपका यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो बेकिंग सोडा प्राप्त करने की विधि आपको पहले सोडियम क्लोराइड चाहिए होगा, उसके बाद उसको पानी में, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपकी NH3 होता है इसमें आपको करना होगा। यह एक दुर्बल असंक्षारक तत्क्षारक है, ठीक है, तो यह आपका दुर्बल क्षारक आ जाएगा, ठीक है। तो दुर्बल क्षारक की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका आ जाएगा। खाना पकाते समय गर्म करने में इनमें निम्न अभिक्रिया होती है। तो अगर खाना पकाने की बात करें, ठीक है, बेकिंग सोडा को हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, तो इसमें जो है आपका इसकी बात करें तो जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यह आपका अगर गर्म करते हैं तो इसको गर्म करने पर जो है आपका सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। ये सोडियम हो गया, ये आपका कार्बोनेट हो गया और आपका जल बनता है और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज होती है। इसका उपयोग जो होता है आपका बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, ठीक है, जैसे आपका टॉर्ट्रिक अम्ल हो गया, इसको बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इस अभिक्रिया से उत्पन्न जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसके कारण जो आपकी पाव रोटी वगैरह होती है, केक वगैरह होते हैं, तो इसमें आपके जो है खमीर उड़ जाते हैं, आपने देखे होंगे वाइट वगैरह उड़ जाते हैं उसमें। तो बेसिकली इसे मुलायम करने में यह आपका उपयोग में आता है। नेक्स्ट आ जाता है यह एंटेसिक का संगठन है, ठीक है, तो ये आपका एंटेसिड का संगठक होता है। नेक्स्ट आता है इसका उपयोग जो है सोडा अम्ल अग्नि शामक के रूप में किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है धोने का सोडा। तो धोने का सोडा ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जितने भी आपके NaCl से, ये यहाँ पे NaCl के 5 टाइप दिखाए थे हमने, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह जो है एक क्षारकीय लवण होता है। अगर सोडियम कार्बोनेट जो हमें ऊपर प्राप्त हुआ था, ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट को अगर जो है यहाँ पे पानी से यहाँ पे क्रिया कराते हैं तो बेसिकली आपका जो है सोडियम कार्बोनेट मिलेगा और आपका जो है यहाँ पे जो आपका जो है क्षारकीय लवण यहाँ पे आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसको जो है इसी को धोने का सोडा कहते हैं। यहाँ पे इसका उपयोग आ जाएगा धोने का सोडा का। इसका उपयोग जो है कांच को, साबुन को और कागज उद्योगों में यहाँ पे प्रयोग होता है। नेक्स्ट आ जाता है इसका उपयोग जो है बोरेक्स के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इसका उपयोग जो है घरों को साफ सफाई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार एग्जाम में आता है कि जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए आपका जो है धोने का सोडा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। Na2CO3 × 10H2O का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग इसलिए होता है क्योंकि जो आपका अगर इस जो पानी में कठोरता होती है वो आपकी मैग्नीशियम और कैल्शियम लवणों के कारण होती है। तो बेसिकली अगर इसमें जो है मैग्नीशियम और आपका कैल्शियम लवण होंगे तो वो बेसिकली आपका यहाँ से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं और मैग्नीशियम कार्बोनेट का यहाँ पे निर्माण करते हैं, जिससे आपका जो है जल की स्थायी कठोरता आपकी दूर हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो ये आ जाएगा आपका इसका, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का कई बार सूत्र पूछा जाता है, तो इसका सूत्र आ जाएगा आपका CaSO4 × 1/2H2O, ठीक है, यानी हाफ जो है आपका H2O यानी पानी आपका आधा आ जाएगा। तो पहले आता है आपका जिप्सम। तो जिप्सम जो होता है आपका, जिप्सम को 373 केल्विन, अगर 373 केल्विन की बात करें तो ये आपका कितना सेंटीग्रेड हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। तो जिप्सम को जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका जो है यहाँ पे गर्म करने पर जो है जल के अणुओं को त्याग कर जो है कैल्शियम सल्फेट आपका यहाँ पे बनाता है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसको बेसिकली कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलेंगे, इसका नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। तो बेसिकली इसको यह आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है, यह जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनाकर ठोस प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया और इसको जो है यहाँ पे
ये जल प्राप्त होता है। तो बेसिकली ये आपका जिप्सम हो गया। यह जिप्सम है, जिप्सम को अगर गर्म किया जाता है यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये आपका जो है पानी प्राप्त होता है इससे, और जो है आपका यहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो इसके उपयोग देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग जो है खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, इसका उपयोग जो है सतहों को चिकना करने के लिए किया जाता है। अब आगे आता है क्रिस्टलन का जल, ठीक है। तो क्रिस्टलन की जल की बात करें तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्रिस्टलन का जल कहलाती है, ठीक है। अगर कोई आपका लवण है, वहाँ पे जो आपकी एक सूत्र इकाई होगी, ठीक है, एक इकाई में आपकी जो है जल के निश्चित अणु की मात्रा, ठीक है, जल के अणु की मात्रा आपकी जो है वो आपकी क्रिस्टलन कहलाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो इसके उदाहरण आपके यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे आपका CuSO4 है आपका, ठीक है। कैसे, तो ये आपका जो है 5H2O। तो इसमें जो है क्रिस्टलन के जल के 5 अणु हैं, ठीक है। तो जल की बात करें 5H2O है, तो आपके जल के 5 अणु, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जल के जो है 10 अणु है, यहाँ पे आपके 2 अणु दिए गए। तो इस प्रकार से आपका जो है दूसरा चैप्टर आपका एसिड बेस सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट आपका जो है अम्ल क्षार व लवण आपका कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी समझ में नहीं आया तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, आपको जो है पूरी तरह से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस चैप्टर के वो आप सभी को यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो इससे रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चन भी दिए गए हैं, देखते हैं हम एक नज़र में इनको। देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, ठीक है। दूसरा आता है अंडे के छिलकों को नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 में डालने से क्या होगा, ठीक है, ये भी आपको बताना है। दूसरा आता है एक लवण का नाम लिखिए जिसमें जो है क्रिस्टल का जल नहीं होता है। तीसरा आता है बेकिंग पाउडर के 2 अवयवों के नाम दीजिए, लिखिए, तो ये भी आपको लिखना है। पाचन क्रिया के दौरान उदर का pH कितना होता है बताया है। सोने के घोलने के लिए कौन सा विलयन उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है HCl अम्ल व धातु की अभिक्रिया के दौरान निकलने वाली H2 गैस का परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। अम्लीय वर्षा जब नल जल जो है नदी में प्रवाहित होता है तो जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता क्यों कठिन हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए। उम्मीद है दोस्तों आपको जो है चैप्टर से आपने नोट्स बना दिए होंगे और आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं अगले सेशन में धमाकेदार सेशन के साथ। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो।